हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 109 एंड सेक्शन 110 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को समझेंगे। अब देखिए, जो सेक्शन 109 है वो हमें लीजर्स ट्रांसफरी के राइट के बारे में बताता है। अब लीजर्स ट्रांसफरी कौन होगा, अगर हम इस नाम को ही देखें तो हमें इससे ही समझ आ जाता है कि जो लीजर का ट्रांसफरी है। अब लीजर कौन होता है, हमने सेक्शन 105 में समझा था। मतलब जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देता है उसको हम लीजर बोलते हैं। तो जब ये लीजर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम लीजर्स ट्रांसफरी बोलते हैं। एक व्यक्ति तो हो गया जिसको उसने लीज पे दिया, जिसको हम लीजी बोलेंगे, और एक व्यक्ति जिसको उसने आगे वो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी, मतलब वो प्रॉपर्टी ही बेच दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीजर्स ट्रांसफरी। कि भाई लीजर ने अपनी प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर करी उसको हम बोलेंगे लीजर्स ट्रांसफरी। अब ये जो लीजर्स ट्रांसफरी है उसके राइट के बारे में हमें सेक्शन 109 के अंदर बताया गया। अब सेक्शन 109 क्या बोलता है, इफ द लीजर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी लीज, कि भाई जो प्रॉपर्टी लीजर ने लीज पे दी थी उसको वो ट्रांसफर कर देता है, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या फिर उसमें से कोई पार्ट ट्रांसफर कर देता है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, या फिर उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट किसी और के नाम पे उसने ट्रांसफर कर दिया, और एनी पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट देयरिन, या फिर कोई भी जो उसका जितना उसके अंदर इंटरेस्ट था उसमें से कुछ वो ट्रांसफर कर दिया। द ट्रांसफरी इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रे, कि भाई अब जो ये जो ट्रांसफरी बना, जिसको ट्रांसफर हुआ है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके बीच में, अगर नहीं है तो शेल पजेस ऑल द राइट्स। अब उसके पास जो ट्रांसफरी है उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे, कौन से, एंड इफ द लीजी सो इलेक्ट्स बी सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटी ऑफ द लीजर। मतलब कि जो लीजर के जितने राइट्स थे वो सारे तो लीजी के पास वो ट्रांसफरी के पास आई गए, लेकिन अगर लीजी बोलता है तो फिर जो लीजर के सारे लाइबिलिटीज थी वो भी अब किसके नाम पे आ जाएंगी, ट्रांसफरी के नाम पे आ जाएंगी। Leasee so elects be subject to all the liabilities of the leaser as to the property or part transfer so long as he is the owner of it. But the leaser shall not, लेकिन यहाँ पे जो लीजर होगा, not by reason only such transfers, तो सिर्फ इस ट्रांसफर के कारण जो उसने ट्रांसफरी को कर दिया उसके कारण खत्म नहीं हो जाएगा, टू सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द लायबिलिटी इम्पोज अपॉन हिम बाय द लीजी। कि भाई अगर कोई लायबिलिटी लीजी ने लीजर के ऊपर लगाई थी तो वो लायबिलिटी उसकी खत्म नहीं हो जाएगी इस ट्रांसफर के कारण जो उसने ट्रांसफरी को किया है लीजर ने, अनलेस द लीजी इलेक्ट्स टू ट्रीट द ट्रांसफरी एज द पर्सन लायबल टू हिम। जब तक कि जो लीजी है वो उस ट्रांसफरी को इलेक्ट ना कर ले कि भाई जो लायबिलिटीज पहले लीजर की थी अब वो लायबिलिटी उस ट्रांसफरी की बन गई है, अदरवाइज वो लायबिलिटीज किसकी रहेंगी, उस लीजर की ही रहेंगी। जब तक वो लीजी उस ट्रांसफरी को इलेक्ट नहीं कर लेता, मतलब ये नहीं कहता कि अभी सारी लायबिलिटी अब मैं इस ट्रांसफरी से ही लूंगा, तब तक वो लीजर की ही लायबिलिटीज रहती है। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एरियर्स ऑफ रेंट ड्यू बिफोर द ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एरियर्स। यहाँ पे जो ट्रांसफरी होगा वो एंटाइटल्ड नहीं होगा किस चीज के लिए, एरियर्स ऑफ रेंट के लिए, जो भी रेंट पे करना था, एरियर्स ऑफ रेंट ड्यू बिफोर द ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर से पहले ड्यू था। भाई जिस दिन ट्रांसफर हो उससे पहले जो रेंट एरियर के अंदर था उसके लिए वो ट्रांसफरी नहीं होगा। एंड दैट इफ द लीजी नॉट हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच ट्रांसफर हैज बीन मेड पेज रेंट टू द लीजर, और उसको नहीं पता था वो क्या करता है कि लीजर को वो रेंट पे कर देता है। द लीजी शेल नॉट बी लाइबल टू पे सच रेंट ओवर अगेन टू द ट्रांसफरी। अब वो जो लीजी है वो अब दोबारा से लाइबल नहीं बनेगा कि वो उस ट्रांसफरी को भी वो रेंट पे करे, क्योंकि उसको तो पता नहीं था और उसने वो रेंट क्या किया, उसको पे कर दिया जो पहले से लीजर था। द लीजर, द ट्रांसफरी एंड द लीजी, अब यहाँ पे तीनों बंदों की बात कर रहे हैं, लीजर, लीजी एंड ट्रांसफरी, may determine what proportion of the premium or rent reserved by the lease is payable in respect of the parts or transfer। तो अभी अपने आप में डिटरमाइन करेंगे कि वो जो प्रीमियम या फिर जो रेंट का अमाउंट पे किया है वो किसको कितना पे होगा या कितने पार्ट के अंदर पे होगा, वो अपने बीच में वो आपस में डिसाइड करेंगे। एंड इन केस दे डिसएग्री, अब मान लीजिए उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि भाई नहीं मानते कि इसको इतना पे करना है या इसको इतना पे करना है, वो कहता है नहीं मुझे भी पे कर, इस तरीके का कोई भी चीज होती है तो सच डिटर्मिनेशन में बी मेड बाय एनी कोर्ट। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो वो डिटर्मिनेशन कौन करेगा, कोई भी कोर्ट कर सकता है, हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट फॉर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी लीज। जिसके पास भी कौन सी किस तरीके का सूट जाने की चीज थी,
सूट फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी लीज, की जो सूट फॉर पोजीशन का सूट जिस भी कोर्ट के अंदर जाना था उस जुरिस्डिक्शन का कोई भी कोर्ट इस चीज को डिटरमाइन कर सकता है जो इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है इस रेंट या प्रीमियम को पे करने के लिए। तो यही हमें सेक्शन 109 के अंदर बताया गया। उसके बाद हम सेक्शन 110 के ऊपर आए तो हमें बताता है एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस, मतलब कि जिस दिन हमने जैसे मेंशन किया आपने लीज के अंदर कि हमारी लीज इस दिन स्टार्ट होगी, तो जो भी डे हमने मेंशन किया है वो डे इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे अपनी जो लीज है उसको कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए हमने बोला कि 6 महीने की लीज है और वो आज से स्टार्ट होती है, हमने डेट डाल दी आज की, तो जब हम वो 6 महीने का पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो आज के दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर हमने बोला कल से स्टार्ट होगी तो हम कल के दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। Where the time limited by lease of immovable property is expressed as commencing from a particular day, कि भाई हमने मेंशन कर दिया कि लीज एक पर्टिकुलर डे से स्टार्ट होगी, इन कंप्यूटिंग दैट टाइम सच दे शैल बी एक्सक्लूडेड, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कितने टाइम की वो लीज है उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन से हमने बोला है, जिस पर्टिकुलर डे से हमने बोला है कि ये लीज स्टार्ट होगी। Where no day of commencement is named, the time so limited begins from making of the lease, और अगर कोई इस तरीके का टाइम मेंशन नहीं किया तो जब से हमने वो लीज बनाई है तब से ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर दो चीजें और बताइए, ड्यूरेशन ऑफ लीज फॉर अ ईयर, की अगर कब एक जो लीज है वो उसको ईयर की लीज माना जाएगा, उसके लिए क्या ड्यूरेशन होगी जो ईयर वाली लीज होगी। वेदर टाइम सो लिमिटेड इज अ ईयर और अ नंबर ऑफ ईयर्स, की भी जहां पे जो टाइम बोला गया वो क्या बोला गया, ईयर का बोला गया है, नंबर ऑफ ईयर्स का बोला गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया इस रिगार्डिंग। द लीज शैल लास्ट ड्यूरिंग द होल एनिवर्सरी ऑफ द डे फ्रॉम विच सच टाइम कमेंसेस, तो जो लीज है वो कितने टाइम के लिए, वो उसकी एनिवर्सरी जब होगी तब हम उसको 1 साल का मानेंगे, मतलब जिस दिन से वो स्टार्ट हुई और घूम के जब पूरे दोबारा से अगले साल वो दिन आएगा जब वो दोबारा से वो एनिवर्सरी होगी तो उस दिन को हम मानेंगे कि इनका 1 साल कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज जो हमने अपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर दिया वो होगा। फिर बताता है ऑप्शन टू डिटरमाइन लीज, कि किसके पास ये राइट होगा कि वो लीज को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब कि टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। वेदर टाइम सो लिमिटेड इज एक्सप्रेस टू बी टर्मिनल बिफोर इट्स एक्सपायरेशन, कि भाई हमने 6 महीने की लीज किया और उससे पहले हम इसको खत्म करना चाहते हैं, 3 महीने पे, 4 महीने पे, कभी भी हम खत्म करना चाहते हैं। एंड द लीज ओमिट टू मेंशन एट हुज ऑप्शन इट इज सो टर्मिनेबल, और लीज के अंदर हम ये लिखना भूल गए कि कौन बताएगा कि मैं लीज को खत्म करना चाहता हूँ, कि लीजर करेगा या लीजी करेगा, इस चीज को मेंशन करना भूल गए। तो ऐसे केस में द लीजी एंड नॉट द लीजर शैल हैव सच ऑप्शन, तो यहाँ पे वो ऑप्शन किसके पास होगा, लीजी के पास होगा, लीजर के पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि वो उस टाइम से पहले उस लीज को खत्म कर दे। तो वो राइट किसके पास होगा, लीजी के पास वो राइट होगा कि वो उस ड्यूरेशन से पहले, जैसे हमने 1 साल की लीज की थी तो उससे पहले ही अगर वो लीज को खत्म करना चाहता है तो किसके ऑप्शन पे होगी, लीजी के ऑप्शन पे होगी। कब, जब हमने अपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको मेंशन नहीं किया है। तो यही हमें सेक्शन 110 के अंदर दिया है। तो हमने सेक्शन 109 और सेक्शन 110 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस वीडियो में कवर कर लिया।